फिल्म की शुरुआत जंगल में एक आदिवासी को दिखाते हुए होती है जो कि किसी चीज से डरकर भाग रहा होता है। वो भागते भागते एक नदी में गिर जाता है और जब वो नदी से बाहर आने की कोशिश करता है तो वो टहनी टूट जाती है जिसे उसने पकड़ा होता है। वो पानी में गिर जाता है और फिर पानी में कोई अनजान चीज उसे नीचे खींच लेती है। पानी के ऊपर कुछ पत्तियां भी गिरती हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में वहाँ की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर जो कंपनी के हेड होते हैं वो गॉर्डन नाम के एक आदमी से कहते हैं कि तुमने हमसे वादा किया था, तुम जुकाम से लेके कैंसर तक की हर एक दवाई हमें दोगे, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए हम ये सारा प्रोजेक्ट एक दूसरी कंपनी को दे रहे हैं। गॉर्डन अपने साथी डॉक्टर जैक से कहता है कि इन्हें बताओ। डॉक्टर जैक इन्हें एक फ्लावर के बारे में बताता है जिसका नाम होता है पेलेनिया इमोर्ट्रिस, जिसे कि ब्लड ऑर्किड भी कहा जाता है। और ये फूल 7 साल में सिर्फ 6 महीनों के लिए खिलता है। वो कहता है कि साल 1892 में पहली बार इसे देखा गया था और इस फूल के अंदर ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि इंसान की सेल्स की उम्र को बढ़ा सकते हैं। इससे ना कि सिर्फ इंसान लंबे समय तक जिएगा बल्कि वो काफी लंबे समय तक जवान भी रहेगा। हमारी किस्मत अच्छी रही, हमें इस फूल का कुछ महीनों पहले एक सैंपल मिला था जो कि बोर्डियो से लाया गया था। हम उस फूल पर रिसर्च कर रहे थे लेकिन रिसर्च के दौरान ही वो खराब हो गया, इसलिए हमें दूसरे फूलों की जरूरत होगी। लेकिन बुरी बात यह है कि अब ये फूल सिर्फ अगले 2 हफ्तों तक ही खिला रहेगा। हमें इसे पाना ही होगा वरना 7 साल बाद हमें यह मौका मिलेगा। अब इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो बड़े बड़े सीईओ होते हैं वो इन्हें कहते हैं कि तुम वार्नियो जाओ, सारा खर्चा हम उठाएंगे, तुम किसी भी कीमत पर उस फूल को हासिल कर लो। अब वोर्नियो जाने के लिए 6 लोगों की टीम तैयार होती है, लेकिन इन सभी को वोर्नियो जाने के लिए एक नदी को पार करना होगा। ये वक्त बारिश का होता है, इसलिए कोई भी सेलर अपनी बोट को पानी में उतारना नहीं चाह रहा था। लेकिन बिल जॉनसन नाम का एक आदमी इन्हें भारी रकम के बदले नदी के दूसरी तरफ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये 6 लोग बिल जॉन और उसका असिस्टेंट वॉर्नियो के जंगल की तरफ बढ़ चलते हैं। बिल जॉनसन का अपना एक बंदर भी होता है जिसका नाम कोंग है। खैर, अब पूरा दिन नदी में सफर करने के बाद जब ये लोग रात में अपना सफर तय कर रहे होते हैं तो कोंग देखता है कि ऊपर आम का पेड़ है। वो उस आम को खाने के लिए उससे पकड़ लेता है और बोट आगे बढ़ जाती है। कोंग लगातार जंगल के रास्ते अपनी बोट का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कोई बड़ी सी चीज पीछे से उसकी तरफ बढ़ रही है, इसलिए वो उससे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। वहीं अगली सुबह हमें बिल जॉनसन को दिखाया जाता है जो कि अपने बंदर को ढूंढ रहा होता है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। उसी वक्त एक लड़की जो कि एक सैटेलाइट फोन पर बात कर रही होती है, लेकिन कवरेज न मिलने की वजह से वो बोट के कोने में चली जाती है। वहाँ पर एक छोटा सा गेट होता है जो कि खुल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। उसके सभी साथी उसे बोट की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इतने में ही यहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है जो कि उस पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले वो मगरमच्छ उस लड़की को मार पाता, विल जॉनसन पानी में कूद जाता है और वो अपने चाकू से उस मगरमच्छ को मार मार के वापस अपनी बोट पर आ जाता है। और तभी उस मरे हुए मगरमच्छ को कोई चीज पानी के अंदर खींच लेती है। अब ये सब के सब उस नदी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर के बाद बिल जॉनसन का वो बंदर जिसका नाम कोंग है वो वापस बोट पर आ जाता है। वो काफी डरा हुआ था। बिल उसे अपने कंधे पर बैठाता है और उसे शांत करता है। खैर, अब जब रात में ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तब रात में बारिश होने लगती है। बिल डॉक्टर जैक को बताता है कि पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है और जिस रास्ते से हम आगे जा रहे हैं ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें घूम कर जाना होगा। लेकिन डॉक्टर जैक कहता है कि हम घूम कर नहीं जा सकते क्योंकि उस फूल को पाने में हमें सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और तुम्हें नहीं पता उस फूल की कीमत क्या है, उससे पूरी दुनिया बदल सकती है। विल उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस खतरनाक रास्ते से आगे बढ़ूं तो तुम्हें मुझे $50,000 और देने होंगे। डॉक्टर जैक इस बात के लिए मान जाते हैं। साथ ही विल उनसे एक और शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम सबको वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। जैक कहता है कि हाँ ठीक है। अब अगली सुबह जब ये लोग नदी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो बिल देखता है कि नदी में बाढ़ आई हुई है और कचरे की वजह से इनकी बोट का स्टीयरिंग जाम हो जाता है, जिससे इनकी बोट लगातार आगे बढ़ने लगती है। बिल समझ जाता है कि आगे खतरा है, इसीलिए वो सभी को जगा देता है और अब वो बोट को रिवर्स करने के लिए उसके प्रोपेलर ऑन करता है, लेकिन पानी में प्रोपेलर भी काम नहीं करते और अब इनकी बोट एक बहुत ही बड़े झरने से नीचे गिर जाती है। हालांकि इस सब में किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन अब ये लोग अपनी बोट खो चुके थे। अब बिल इन सभी लोगों से कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक और नदी है, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो कि बोट चलाता है और अगर हम किसी तरह से वहाँ तक पहुँच जाएं तो हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। बिल इन्हें 2 रास्ते बताता है। एक रास्ता नदी का होता है जहाँ से जाने पर इन्हें 2 दिन लगेंगे और दूसरा रास्ता होता है जंगल का, जहाँ से अगर ये लोग गए तो शाम तक पहुँच जाएंगे।
बिल सैटेलाइट फोन से अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बोट की जरूरत है। उसका दोस्त भी $5000 के बदले उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये सब के सब जंगल के रास्ते से होकर उस नदी तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ने पर रास्ते में इनके सामने एक तालाब आता है और जब ये उस तालाब में घुस जाते हैं तो इनका एक साथी कहता है कि मुझे पानी के नीचे कोई चीज महसूस हुई। वो इस बारे में सभी को बताता है लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब इन सब में जो सबसे पीछे होता है वो अचानक से पानी में कहीं गायब हो जाता है। सभी को लगता है कि शायद वो मजाक कर रहा है लेकिन तभी वो पानी से बाहर आता है। लेकिन एनाकोंडा के मुंह में वो उसका पीछा करके उससे पकड़ लेता है। वो उसे पानी के अंदर ले जाता है। डर के मारे ये सब के सब जल्दी से पानी से बाहर आ जाते हैं। ये सब के सब लोग अब बुरी तरह से डर चुके थे। बिली ने बताता है कि एनाकोंडा खतरनाक होते हैं, ये इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। इतने बड़े सांप का सिर्फ एक ही इलाका होता है जो कि मीलों तक फैला होता है। अब हमें काफी दूर जाने तक भी दूसरा कोई एनाकोंडा नहीं मिलेगा। तब गोल्डन बिल से कहता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो एनाकोंडा हमारा पीछा नहीं करेगा। बिल बताता है कि किसी एनाकोंडा को एक इंसान को हजम करने में कई हफ्ते लग जाएंगे, इसलिए हमारे पास काफी टाइम है। अब यहाँ पर जो इस प्रोजेक्ट की हेड होती है जिसका नाम गैल होता है, वो कहती है कि मैं अभी इस प्रोजेक्ट को यहीं पर खत्म करती हूँ। लेकिन डॉक्टर जैक उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर उस फूल तक पहुँचना चाहता हूँ। सैम कहती है कि देखो हमें सबसे पहले उस बोट तक पहुँचना चाहिए, हम बाद में फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन बिल जैक को कहता है कि अगर हम एक बार बोट तक पहुँच गए तो ये सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें एक सेफ जगह तक पहुँचा दूंगा। जिस पर जैक कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था। बिल कहता है कि सौदा खत्म हुआ, मैं नहीं चाहता कि किसी और इंसान की भी जान जाए और ना ही मैं इस बात को पूरी गारंटी से कहता हूँ कि आगे हमें दूसरा कोई एनाकोंडा नहीं मिलेगा। अब ये सब के सब इस खतरनाक जंगल से होकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में बिल सैम को बताता है कि मैंने जैक को इस खतरे के बारे में बताया था, लेकिन उसके और मेरे बीच में एक सौदा हुआ। उसने मुझे $50,000 और देने का वादा किया। इन दोनों के सौदे के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता। अब जब ये सभी लोग जंगल से होते हुए बोट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनके एक साथी के पूरे शरीर पर खून चूसने वाली जोंकें लग जाती हैं। इसलिए बिल एक एक करके उन सभी को निकालना शुरू करता है। ये सभी लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं। अब इनमें से जब गोल्डन अपने जूते उतार कर वापस पहन रहा होता है तो बिल का असिस्टेंट उसे रोक देता है और तभी वो उसके जूते के अंदर से एक मकड़ी निकालता है। वो इसे बताता है कि अगर ये मकड़ी तुम्हें काट लेती तो 2 दिन के लिए तुम्हारा शरीर पैरालाइज हो जाता। और तभी जैक उस मकड़ी को एक डिब्बे के अंदर बंद कर लेता है। वो कहता है कि तुमने शरीर को सुन्न करने वाली एक दवाई की खोज कर ली, इसके हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ हमें बिल के उसी दोस्त को दिखाया जाता है जिसके पास वो बोट है, जिसे देने के लिए वो इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। उसकी बोट में वो एनाकोंडा आ जाता है और उससे निगल जाता है। उसकी बोट कंट्रोल खो देती है और नदी में एक ब्लास्ट होता है। जब बिल और उसके बाकी साथी उस जगह पर पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि वो बोट ब्लास्ट हो चुकी है। अब बोट में जितना भी जरूरत का सभी सामान होता है वो सब ये ले लेते हैं और बिल का जो साथी होता है वो इन्हें बताता है कि यहाँ पर आदिवासी रहते हैं जो कि हजारों सालों से यहीं पर रहते हैं और अगर हम उन्हें ढूंढ ले तो हो सकता है कि वो अपनी नाव हमें दे दें। इसीलिए ये सब उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने पर इन्हें बिल के उसी दोस्त की बॉडी दिखाई देती है जिसे उसने उगल दिया था। बिल बताता है कि एनाकोंडा अपना शिकार करने के बाद बहुत सुस्त हो जाता है और वो अपने पेट से अपने शिकार को तभी निकालता है जब उसे अपने चारों तरफ खतरा दिखाई दे। और ये वो एनाकोंडा नहीं है जिसने हमारे साथी को मारा था, बल्कि ये कोई दूसरा है और ये दूसरे एनाकोंडा के इलाके में इसलिए आया है क्योंकि ये इनके मिलन का टाइम है। हमें अंधेरा होने से पहले किसी भी तरह से आदिवासियों तक पहुंचना ही होगा। और कुछ ही देर में ये लोग उस कबीले तक पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर ये देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कंकाल हैं। कबीला पूरी तरह से उजड़ चुका है। यहाँ पर एनाकोंडा की एक बॉडी भी होती है। अब ये सब के सब यहाँ से वापस जाना चाहते हैं, लेकिन जैक अभी भी किसी भी तरह से उस फूल को ढूंढना चाहता था। और तभी यहाँ पर जैक देखता है कि यहाँ के आदिवासियों ने उस फूल की यहाँ पर पेंटिंग बना रखी है। ये देखकर जैक समझ जाता है कि जरूर वो फूल इनके आसपास ही है। लेकिन अब जैक की बात कोई भी नहीं सुनना चाहता, इसीलिए ये लोग रात को अपनी एक बोट तैयार करते हैं। तभी हमें गोल्डन को दिखाया जाता है जो कि जैक के बैग में कुछ ढूंढ रहा होता है। गोल्डन को उसके बैग में एक पिस्टल और एक सैटेलाइट फोन मिलता है। दरअसल ये पिस्टल और सैटेलाइट फोन बिल के उस दोस्त का था जो कि इन्हें लेने के लिए यहाँ पर आ रहा था, जिसे एनाकोंडा ने खा लिया था। जैक को ये सैटेलाइट फोन और पिस्टल मिल गया था, लेकिन जैक ने किसी को बताया ही नहीं था क्योंकि वो उस फूल के बिना यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था। अब गोल्डन जैसे ही उस सैटेलाइट फोन से पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, गोल्डन उसी मकड़ी को उसके हाथ पर रख देता है जो कि उसे काट लेती है और वो स्पाइडर को वापस अपने डब्बे में बंद कर लेता है। उस मकड़ी के काटने की वजह से गोल्डन पैरालाइज हो जाता है
थोड़ी देर बाद जब सैम उसके पास जाती है तो वो पाती है कि गॉर्डन कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो समझ जाती है कि हो ना हो ये सब कुछ जैक नहीं किया है। वो जैक के पास जाती है, वो उससे कहती है कि आखिरी बार गॉर्डन के पास तुम थे, तुमने क्या किया? वो कुछ नहीं बोल रहा है। तभी ना गॉर्डन की चीख सुनाई देती है और जब सबके सब उसके पास जाते हैं तो पाते हैं कि एनाकोंडा ने गॉर्डन को निगल लिया है। ये सभी भागकर वापस जैक के पास आते हैं, लेकिन तब तक जो राफ्ट इन्होंने बनाई होती है जैक उसे लेकर यहाँ से भाग चुका होता है। इसके बाद वो पुलिस को फोन करता है और कहता है कि हमारी नाव झरने से गिर गई थी। अब यहाँ पर एक दूसरा जो इनके ग्रुप का एक खोया हुआ साथी होता है वो किसी तरह से इन तक पहुँच जाता है। इन सबको बाहर एक रोशनी दिखाई देती है और ये सभी एक एक करके उस छेद से बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही इनका आखिरी साथी छेद से बाहर आ रहा होता है वो उसमें फंस जाता है और जैसे ही सब मिलकर उसे बाहर निकालते हैं एनाकोंडा का सर भी बाहर आ जाता है जो कि उसे खाने यहाँ आया था। सैम अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देती है और इस तरह से ये लोग एक एनाकोंडा से बच जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से दूसरा एनाकोंडा आता है और वो इनके साथी को उठाकर ले जाता है। विल उसका पीछा करता है, लेकिन इससे पहले वो एनाकोंडा इनके साथी को निगलता। बिल अपना चाकू फेंक कर मारता है जो कि एनाकोंडा के सर में गड़ जाता है, जिससे एनाकोंडा की जान चली जाती है और इस तरह से ये लोग अपने उस साथी को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लड ऑर्किड फ्लावर तक पहुंच गया था, जिसके लिए ये सब लोग इतनी दूर जंगल में आए थे। ये सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। ये जानते हैं उसके पास गन है, लेकिन ये लोग उसकी राफ्ट लेकर यहाँ से निकलना चाहते थे। सैम उसकी राफ्ट तक पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले ये उस राफ्ट को लेकर यहाँ से निकलते। जैक यहाँ पर पहुंचकर इन सभी को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो सैम के कंधे पर एक गोली मारता है और सैम से कहता है कि तुम्हें ब्लड ऑर्किड फ्लावर को लाना होगा, जिसके लिए उसे एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर से जाना था। लेकिन जब वो नीचे गड्ढे में देखती है तो वहाँ पर एक मेल और फीमेल एनाकोंडा होते हैं जो कि मिलन कर रहे थे। सैम किसी तरह से फ्लावर्स तक पहुँच जाती है और वो उन्हें जैक के बैग में भरकर वापस आने लगती है। लेकिन तभी वो जैक से कहती है कि तुम्हें अपनी गन को फेंकना होगा वरना मैं फ्लावर्स को नीचे फेंक दूंगी। लेकिन जैक उसके एक दोस्त की तरफ गोली चलाते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे बैग नहीं दिया तो मैं इससे मार दूंगा। इसलिए सैम को मजबूरी में उसकी तरफ वो बैग फेंकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही जैक उस बैग को पकड़ता है बिल पीछे से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बैग दूर जाकर गिरता है और उसके बैग में जो वो मकड़ी होती है वो अपने बॉक्स से बाहर आ जाती है। और जैसे ही जैक अपने बैग को वापस कंधे पर टांगता है वो मकड़ी उससे काट लेती है, जिस वजह से उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है और वो बैग के साथ खुद भी उस गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पर वो एनाकोंडा मिलन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि पेड़ से होते हुए वापस अपने दोस्तों के पास आने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी उसका पैर फंस जाता है और वो भी उस गड्ढे में लटक जाती है जिसमें वो एनाकोंडा थे। एनाकोंडा के पास जैक होता है, जिस वजह से सैम को ऊपर आने का मौका मिल जाता है। लेकिन एक एनाकोंडा उसे देख लेता है, वो भी ऊपर आ जाता है। लेकिन तभी इनकी एक साथी पेट्रोल का कैन उठा लेती है और उस एनाकोंडा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एनाकोंडा उस ऑयल के कैन को अपने मुंह में पकड़ लेता है। बिल उसके ऊपर गोली चलाने की भी कोशिश करता है ताकि वो ब्लास्ट हो जाए, लेकिन उसकी गन में गोली नहीं होती। लेकिन तभी इनका वो साथी जिसे बिल ने बचाया था वो एक फ्लेयर गन से एनाकोंडा के मुंह के अंदर निशाना लगाता है, जिससे उसके मुंह में आग लग जाती है और वो वापस अपने उसी गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पर वो दूसरा एनाकोंडा था। और तभी एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से चारों तरफ की मिट्टी उस गड्ढे में गिरना शुरू हो जाती है। उस ब्लड ऑर्किड फ्लावर का पेड़ भी गड्ढे में गिर जाता है और उन फूलों के साथ वो दोनों एनाकोंडा भी जमीन में दफन होकर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। अब आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बिल, सैम, कोल और गैल ये चारों एक राफ्ट में बैठे हैं। इनका बंदर भी इनके पास होता है और अब बिल और सैम भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ये सब वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी एनाकोंडा 2 द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड की, जो कि 2004 में आई एक हॉरर एडवेंचर फिल्म थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।